हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 2 नवंबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे जो मेन हेडिंग है दैनिक जागरण की वो है कि मोरबी हादसे पर प्रधानमंत्री का निर्देश, कोई भी नेता या अधिकारी ना करें जांच में हस्तक्षेप, क्योंकि इसमें उच्च स्तरीय जांच कराई जा रही है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं संज्ञान लिया है। हाई प्रोफाइल केस हो गया है ये, क्योंकि जो पुल गिरा है वो 140 साल पुराना था और उस पुल पर लापरवाही के तहत ज़्यादा टिकटें बेची गईं। उस पर जो उस समय लोग थे वो लगभग 300 लोग बताए जा रहे हैं, 300 से 400 लोग थे। जब पुल टूटा तो उसका सीसीटीवी फुटेज भी आया है। तो एक तरीके से इसमें अब ये माना जा रहा है कि कुछ लोगों को बचाने की कोशिश ना हो, इसलिए इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने ये स्टेटमेंट दिया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज है कि दिल्ली की हवा हुई जहरीली, एयर इंडेक्स पहुंचा 424। लगातार बदल रही मौसम परिस्थितियों के चलते मंगलवार को दिल्ली की हवा और जहरीली हो गई। करीब 10 माह बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 400 से ऊपर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। इससे पहले 2 जनवरी को यह 404 पर था। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों की हवा भी दम घोटू हो चुकी है, यानी कि सांस लेने में भी तकलीफ अब हो रही है। फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा की हवा गंभीर, जबकि अन्य जगहों पर बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। सफर इंडिया का पूर्वानुमान है कि अगले 3 दिन हवा की गुणवत्ता गंभीर या बहुत ही खराब रहेगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। देखिए ये जो दिया हुआ है कि अल्पसंख्यकों की पहचान का मामला गंभीर और दूरगामी परिणाम, ये हम 3rd पेज पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट न्यूज है कि अक्टूबर में जीएसटी संग्रह 1.5 लाख करोड़ पहुंच गया है। देखिए अमेरिका, यूरोप और चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आती दिख रही हैं, मगर भारतीय अर्थव्यवस्था में चौतरफा तेजी दिख रही है। अक्टूबर में आर्थिक गतिविधियों की तस्वीर तो यही बयां कर रही है। अक्टूबर में जीएसटी संग्रह अब तक के दूसरे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जो 1,51,718 करोड़ रुपए पहुंच गया है। जुलाई 2017 में जीएसटी प्रणाली के लागू होने के बाद सिर्फ एक बार इसी वर्ष अप्रैल में रिकॉर्ड 1.67 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह रहा था। जीएसटी संग्रह सीधे तौर पर वस्तुओं की बिक्री से जुड़ा है और जीएसटी संग्रह में तेजी वस्तुओं की बिक्री में तेजी का प्रमाण है। अक्टूबर का जीएसटी संग्रह त्योहारी सीजन में होने वाली बम्पर बिक्री को दर्शा रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। एससीओ में चीन की BRI को समर्थन देने से भारत का इनकार। अब सबसे पहले आप ये जानिए कि ये एससीओ क्या है। एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन, जो 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी, इसका गठन किया गया था और 2001 में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद इसको संघाई 5 से एससीओ कर दिया गया था। अब भारत और पाकिस्तान इसके 2017 में सदस्य बने थे। 2001 में इसकी जब स्थापना हुई थी, चार्टर्ड जो हस्ताक्षर हुए थे उसमें उस समय 5 देश थे, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद इसमें उज्बेकिस्तान भी शामिल हुआ और 2017 में मैंने बताया आपको कि भारत और चीन इसमें शामिल हो गए थे। इसमें जो ये बदलाव किया जा रहा है, यानी कि जो विरोध किया जा रहा है भारत द्वारा, वो किया जा रहा है BRI के लिए। BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसका फुल फॉर्म है। BRI का फुल फॉर्म है, BRI का फुल फॉर्म फिर से जान लीजिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। देखिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो परियोजना भारत से चीन तक की है और इसमें जो प्राचीन सिल्क मार्ग है उसको विकसित करना चाहता है चीन। जैसे कि जो ये मार्ग विकसित होगा उसमें सड़कें होंगी, रेल होगा, बंदरगाह होंगी, पाइपलाइनों का विकास किया जाएगा। अन्य बुनियादी सुविधाओं के माध्यम से मध्य एशिया से लेकर यूरोप और फिर अफ्रीका तक स्थानीय और समुद्री मार्ग तैयार करने का इसमें पूरा खाका तैयार किया गया है चाइना द्वारा। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि समर्थन से इनकार तो भारत ने इसमें कर दिया है और जो ये एक बैठक हुई है एससीओ की, उसमें यह फैसला लिया गया है। उज्बेकिस्तान, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान
और ताजिकिस्तान ने समर्थन किया है, जबकि साफ है कि इसका समर्थन नहीं करने वाला एकमात्र सदस्य देश भारत ही है। वैसे भारत का यह रुख पहले से ही रहा है। वर्ष 2016 में चीन की तरफ से वन बेल्ट वन रोड इसका नाम था, जिसको 2020 में लगभग चेंज कर दिया गया है। अब इसे बोला जाता है BRI। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का पहला जो इसका सम्मेलन हुआ था उसका भी विरोध भारत ने हालांकि किया था। बाद में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन समेत कई ऐसे देश थे जो भारत के सपोर्ट में आ गए थे। वो इस रोड का निर्माण नहीं करना चाहते थे, क्योंकि मध्य एशिया, यूरोप और अफ्रीकी देशों में चीन कहीं ना कहीं अपना प्रभुत्व जमा लेता और वो विश्व के लिए एक संकट होता। आगे इसमें बताया गया है कि इसमें यह भी कहा गया है कि बैठक के सभी सदस्य देशों ने क्षेत्रीय आर्थिक संपर्क बनाने के लिए कई क्षेत्रों में काम करने की सहमति भी जताई है, ताकि भविष्य में सदस्य देशों के बीच उत्पादों, सेवाओं, पूंजी सेवाओं और तकनीक का मुक्त तौर पर आवागमन का माहौल बनाया जा सके। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को मिलेगी नागरिकता। अब ये नागरिकता वाला ये जो चल रहा है, यानी कि CAA, जो काफी विवादित है और इसमें जो कांग्रेस पार्टी है वो काफी विरोध करती है इसका। तो CAA का फुल फॉर्म पहले जान लीजिए। CAA का फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसे 31 दिसंबर 2014 को लागू किया गया था। इसमें जो लागू किया गया है उसमें ये बोला गया है कि 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो भी भारत आए हैं हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन, पारसी, ईसाई, उनको भारत नागरिकता देगा। और ये संशोधन अब किया जा रहा है। 1955 के तहत इन्हें नागरिकता दी जाएगी। अभी तक इसमें 2019 वाले के तहत दिया जा रहा था, लेकिन अब 1955 के तहत दिया जाएगा। तो नागरिकता अधिनियम 1955 क्या है? तो यह निश्चित करता है ये अधिनियम कि कौन भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अब इसमें कौन कर सकता है? भारत में पैदा हुआ नागरिक, मूल रूप से यहाँ का हो और कुछ समय के लिए देश से बाहर गया हो, उसको 1955 का जो नागरिकता अधिनियम था कानून, उसके तहत सिटीजनशिप दे दी जाएगी। तो ये भी अब इसमें भी विरोध चालू होगा। हालांकि ये एक अच्छी पहल है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बजाय इन शरणार्थियों को 1955 के नागरिकता अधिनियम के तहत नागरिकता देने का फैसला काफी अहमियत रखता है। CAA के तहत इन देशों से आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान है, परंतु इस अधिनियम के तहत नियम अभी तक सरकार द्वारा नहीं बनाए गए हैं, इसलिए इसके तहत किसी को नागरिकता नहीं दी जा सकी थी। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, स्वच्छ जलवायु के लिए भारत अमीर देशों पर फंडिंग करने का दबाव डालेगा। और विश्व में जलवायु परिवर्तन की चिंता के बीच भारत अगले सप्ताह मिस्र में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित होने जा रहे पर्यावरण सम्मेलन में भाग लेगा। इस दौरान भारत धनी देशों से पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए हर वर्ष $100 अरब फंडिंग करने का वादा पूरा करने का अनुरोध करेगा। अब इसमें एक राइटर के जो अनुसार है, 6 से 18 नवंबर के बीच मिस्र में शर्म अल शेख में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन यानी कि COP27 का आयोजन किया जाएगा। तो इस दौरान ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए भारत भी अपनी सबसे बेहतर करने की जो प्रतिबद्धता है क्लाइमेट चेंज करने की, उसको लेकर प्रतिबद्धता दोहरा चुका है और उसी को इसमें और आगे बढ़ाने की बात कही गई है। आगे इसमें बताया गया है कि जो इसके लिए भारत स्वयं और विकासशील देशों को स्वच्छ पर्यावरण रखने के लिए तुरंत योगदान के लिए कैसे कह सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार विकसित देशों में 2009 में समझौते के तहत वादा किया गया था कि इसे कम करने के लिए 2020 से हर वर्ष $100 अरब का योगदान किया जाएगा, लेकिन अभी तक इसमें कोई योगदान नहीं किया गया है विशेष तौर पर। तो हम इसमें ये जान लेते हैं कि कॉप जो 27 होने वाला है उसका फुल फॉर्म क्या है। कॉप का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, इसका कॉप का फुल फॉर्म होता है और ये आयोजित करवा रही है UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका मुख्यालय जर्मनी में है। नेक्स्ट न्यूज है कि राजस्थान के आसमान में युद्ध कौशल का संयुक्त अभ्यास कर रही हैं भारत और फ्रांस की वायुसेनाएं। आपस में
गरुण युद्धाभ्यास करती हैं, जिसमें लड़ाकू विमानों के साथ नई रणनीति कौशल एक दूसरे की देखी जाती है। भारतीय वायुसेना में सबसे अधिक विमान राफेल के साथ स्वदेशी लाइफ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और जगुआर जैसे फ्रांसीसी वायुसेना के विमान रणनीतिक फॉर्मेशन के जरिए राजस्थान के आसमान में अपनी क्षमताओं का युद्धाभ्यास कर रहे हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि गरुण युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है, तो भारत और फ्रांस। कहां पर हुआ है? राजस्थान के जोधपुर में। नेक्स्ट न्यूज, बिजनेस पेज में सिर्फ एक न्यूज है हमारे लिए कि उपभोक्ताओं को मिलेगा राइट टू रिपेयर अधिकार। अभी तक क्या होता था कि इलेक्ट्रॉनिक आप सामान खरीदते थे तो अगर वो खराब हो जाता था तो कंपनी द्वारा उसका जो उचित मूल्य होता था रिपेयर का वो आपको ना बताया जाता था, ना उनकी वेबसाइट पर रहता था, ना आपको फ्यूचर के लिए बताया जाता था। अब इसके लिए एक कानून लाया जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए टीवी, आरओ सिस्टम अथवा कोई अन्य उपकरण खराब भी होते हैं तो उसकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस को लेकर कंपनियां अब आपको अंधेरे में नहीं रख सकती हैं। राइट टू रिपेयर के तहत आपको ऐसे अधिकार मिलने जा रहे हैं जिसमें घरेलू इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, होम अप्लायंस के साथ कृषि उपकरणों को बेचने वाली कंपनियों को इन सामानों के रख रखाव और रिपेयरिंग की पूरी प्रक्रिया जानकारी देनी होगी। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जैसे कि मान लीजिए कि उपभोक्ता को अपने घर में लगी पानी के आरओ की मशीन के कैंडल खराब होने पर यह नहीं पता लगता है कि इसमें कौन सा कैंडल लगेगा और उसका मूल्य कितना है, क्या दूसरे ब्रांड के कैंडल इसमें लग सकते हैं या नहीं। यह सारी जानकारी कंपनी को साइट पर अनिवार्य रूप से देनी होगी। महंगी टीवी के स्क्रीन के खराब होने के बाद कौन सी चिप लगेगी, वह कितने मूल्य की होगी, इसकी जानकारी भी उपभोक्ताओं को अभी तक नहीं होती थी, जिसका फायदा रिपेयर करने वाले उठाते थे। कंपनी के अपने रिपेयर सेंटर कहां हैं, इसका भी ब्यौरा अब कंपनी को अपनी वेबसाइट पर देना होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज आते हैं, जो है इंटरनेशनल पेज से। इंटरनेशनल पेज में एक न्यूज है कि उत्तर कोरिया का अमेरिका और दक्षिण कोरिया को करारा जवाब देने की चेतावनी। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने दक्षिण कोरिया के साथ अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास की आलोचना की है। अमेरिका को चेतावनी देते हुए मंगलवार को कहा कि वह भी करारा जवाब देने के लिए और प्रभावशाली उपाय कर रहा है। उत्तर कोरियाई विदेश मंत्रालय का यह बयान अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त रूप से 200 से अधिक हथियारों के साथ सैन्य अभ्यास करने के बाद आया है। इन हथियारों से उन्नत F-35 शामिल है। अमेरिका और उत्तर कोरिया ने 12 दिन के फील्ड एक्सरसाइज पूरा करने के बाद शुक्रवार को वायु क्षेत्र में संयुक्त अभ्यास जारी रखा। तो ये आज का यानी 2 नवंबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।